गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे हमने लास्ट जो चैप्टर रीडिंग है वो पेज नंबर 205 तक कर ली थी. क्लियर? और हमने ये दो क्वेश्चन भी किए थे. व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट? हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स? टुडे टॉपिक इज़ मैन्योर. ठीक है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे. Manure contains large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrient to the soil. जो manure होती है बेटे वो पूरी की तरह मतलब 98% उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे काउ डंग, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, डेड बॉडीज़, डेड डिकिंग बॉडीज़ ऑफ इंसेक्ट, एनिमल्स या जो प्लांट्स जो हैं. ठीक है, तो इन सब को अगर हम एक पिट में, एक खड्डे में अच्छे से रखते जाएं और धीरे धीरे वो क्या है मैन्योर का रूप ले लेती है. वो कंप्लीट 98 या 99% ऑर्गेनिक होती है. ठीक है, वो हेल्दी तो होती है, उसके अंदर अपने आप में कुछ बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं. क्लियर? मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, जो मैंने काउडंग बोला है ये उससे प्रिपेयर होता है, एंड प्लांट वेस्ट. Manure help in enriching soil with the nutrient and organic matter and increasing soil fertility. क्लियर? जो मैन्योर है वो सॉइल की जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको काफ़ी इंक्रीज़ करती है और वो उसको इतना अच्छा और हेल्दी बना देती है जिसमें वो क्रॉप को जब उस सॉइल में अगर हम क्रॉप वगैरह अगर ग्रो करते हैं कल्टीवेशन के प्रोसेस में, हमें वो क्रॉप यील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है. Clear? The bulk of organic matter in manure in helping improving the soil structure. This involve increasing the water holding capacity in sandy soil. In clayey soil, the large quantity of organic matter help in drainage and in avoiding water logging. क्लियर? जहाँ पर ज़्यादा सैंडी सॉइल होती है उसमें ये उसको क्रॉप्स की जो रूट्स को उसको होल्ड करने में, वाटर को होल्ड करने में हेल्प करता है. और जो क्लेई सॉइल होती है जो ज़्यादा थोड़ी स्टिकी होती है, अगर उसमें भी क्या है, वाटर लॉगिंग नहीं होने देता, ड्रेनेज नहीं होने देता, पानी को होल्ड करके रखता है. क्लियर? इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग आर environment of excessive use of fertilizers. Using biological waste material is also a way of recycling farm waste. हमें बेटे ज़्यादातर जो है वो बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल से ही हमें मैन्योर जो है वो बनानी चाहिए. एक तो ये है कि वो वेस्ट हमारा वेस्ट नहीं होता, या फिर इस तरह से कह सकते हैं उसका एक रीसाइकिल हो जाता है. जैसे फार्म वेस्ट है, सपोज अगर कईयों की डेयरी फार्मिंग है या किसी ने पोल्ट्री फार्म रखा हुआ है, किसी की फिशरीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनको खाना देते हैं या उनको जो डंग है उसको इकट्ठा करते रहते हैं. ठीक है, तो वो एक बायोलॉजिकल वेस्ट हो जाता है जिसे हम खा तो नहीं सकते, उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी हम मैन्योर बना सकते हैं. तो एक बायोलॉजिकल वेस्ट को बहुत अच्छे से रिसाइकिल किया जा सकता है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज. अब मैन्योर को हम दो तरह से स्टोर कर सकते हैं. सबसे पहले कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. बेटे कंपोस्ट तो मैं आपको नॉर्मल पहले बता रही हूँ इसकी डेफिनेशन. कंपोस्ट क्या होता है? काउ डंग, प्लांट, डिकेइंग प्लांट या डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स या एनिमल वेस्ट. ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट पील्स, ये जो सारे वेस्ट हैं इन सबको अगर हम एक खड्डे में डाल के रख देते हैं और धीरे धीरे उसमें पानी या फिर ऐसे जो बैक्टीरियाज उनको धीरे धीरे खा जाते हैं तो वो गल सड़ जाती है, उसमें से बहुत एक फॉल स्मेल आती है. ठीक है, तो वो कंपोस्ट हो गया. ठीक है, एक आता है वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. कंपोस्ट में सिंपल बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है, बट जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें एक पर्टिकुलर रेड वॉर्म्स होते हैं. रेड वॉर्म्स अगर हमें कोई ज़्यादा क्वांटिटी में कंपोस्ट बनाना है सपोज, ठीक है, तो हम वो सारे के सारे वेस्ट के अंदर रेड वॉर्म्स को रख देते हैं, जिसके कारण वो वर्मी कंपोस्ट एक अच्छी क्वांटिटी में और भी हमें दे सकता है. तो बस इतना सा ही फ़र्क है. कंपोस्ट में हम कोई रेड वॉर्म्स नहीं डालते हैं उसको एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए, बट वर्मी कंपोस्ट में हम रेड वॉर्म्स की हेल्प लेते हैं और कुछ नहीं. ठीक है, सो लेट अस रीड विद द डेफिनेशन. Compost and vermicompost, the process in which farm waste material like livestock excreta जैसे cow dung etc., vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, irradiated weeds
is decomposed in pits is known as composting. The compost is rich in organic matter and nutrient. Compost is also prepared by using earthworms. जैसे मैं आपको red worms बोल रही थी, वो earthworms को भी हम red worms बोल सकते हैं. To hasten the process of decomposition of plant and animal refuse, this is called vermicomposting. क्लियर हो गया. सेकेंड इज ग्रीन मैन्योर. अब ग्रीन मैन्योर क्या चीज़ है ये देखो. Prior to the sowing of the crop seed, some plant like some sun hemp or guar are grown and then mulched by plugging them into the soil. This green plant thus turn into a green manure which help in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. उन्होंने ये बोले कि जो वीडीसाइड बोलते हैं ना, जैसे खेत में पहले एक फसल हो गई, अब जब हमने सिर्फ अपनी सपोज अगर हमने सिर्फ गेहूँ उगाई है तो गेहूं के साथ साथ भी ग्रीन कलर के कुछ फालतू ही प्लांट्स मतलब ग्रो कर जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है. तो हम क्या करते हैं, सिर्फ जो गेहूं है उसी को कल्टीवेट, उसी को हार्वेस्ट कर लेते हैं. बाकी जो है वो बिल्कुल खेत जो प्लेन करने के बाद उसे दोबारा ट्रैक्टर के साथ अच्छे से प्लग किया जाता है, अच्छे से जोता जाता है. तो उसमें क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा उसमें प्लांट उगे हुए होते हैं वो फिर से मिट्टी के अंदर ही दब जाते हैं. वो इंटरनली ही क्या करते हैं, मैन्योर का काम ही कर देते हैं. मतलब अगर हमने उसको अलग से पिट में नहीं रखा, खड्डे में नहीं डाला, तो ऑटोमेटिकली मिट्टी के अंदर ही धंस जाते हैं और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं. उससे वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो मिट्टी को मिल जाती है. क्लियर. तो ये बेटे अब हमने मैन्योर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. मैन्योर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक होता है, नेचर से ही बनता है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स की. फर्टिलाइज़र्स होती हैं जैसे DDT वगैरह, यूरिया वगैरह, जो हम लेबॉरेटरीज़ में केमिकल की हेल्प से बनाते हैं, उनको हम फर्टिलाइज़र्स कहते हैं. क्लियर. फर्टिलाइज़र्स की छोटी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ. जैसे मैन्योर है, मैन्योर अगर हम ज़्यादा भी डाल दें ना तो उसका कोई नुकसान नहीं होता. ठीक है. बट फर्टिलाइज़र्स हमें प्रॉपर अमाउंट में ही डालने पड़ते हैं. अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब भी हो सकती है. क्लियर. सो लेट अस रीड fertilizers. Next topic. Fertilizers are commercially produced plant nutrient. Fertilizers supply nitrogen, phosphorus and potassium. They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branch and flowers, giving rise to healthy plants. Fertilizers are a factor in the higher yield to high cost farming. Fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose, time and observing pre and post application precautions for their complete utilization. जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको प्रॉपर डोज दी जाती है, कितनी अमाउंट में देनी है, कितने टाइम बाद देनी है, और ऑब्ज़र्व भी किया जाता है कि जो हमने डालने से पहले इसका रिज़ल्ट क्या था और डालने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आया. Clear. For example, sometimes fertilizer get washed away due to excessive irrigation and are not fully absorbed by the plant. The excess fertilizer then leads to a water pollution. देखो, अगर DDT वगैरह का स्प्रे करते हैं, यूरिया वगैरह का स्प्रे करते हैं, वो जितना हमने क्रॉप को देना है क्रॉप ने उतना अब्जॉर्ब कर लिया है. अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो वो क्या होगा, जब उनको पानी लगेगा फसलों को तो वो पानी के साथ बह जाएंगे. तो धीरे धीरे क्या होगा, एक तो वो सॉइल के अंदर धंस जाएंगे और सॉइल को भी ख़राब करेंगे. दूसरा, जहाँ पर ये पानी ड्रेन आउट होगा वहाँ पर ये वाटर पोल्यूट भी करते हैं. क्लियर. Also, as we have seen in the previous chapter, continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility. क्योंकि पानी भी ख़राब करेंगे और मिट्टी भी ख़राब कर देते हैं. Because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used. जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको नाइट्रोजन और फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, वो भी क्या है, धीरे धीरे मर जाएंगे क्योंकि वो केमिकल ही तो हैं. ठीक है ना. तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग मैन्योर फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी हैव टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एमिंग फॉर ऑप्टिमिज्म यील्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन. तो इसीलिए फार्मर्स को चाहिए कि वो मैन्योर और जो फर्टिलाइज़र, अगर कोई लॉन्ग टर्म वर्क देखना है फिर तो मैन्योर ही बेटर है. अगर हमें शॉर्ट टाइम के लिए कुछ अगर करना है तो फिर हम फर्टिलाइज़र की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. तो दोनों में बैलेंस बना के ही हम अपनी क्रॉप यील्ड को बेटर बना सकते हैं. इज़ दैट क्लियर बेटे. सो नेक्स्ट इज़
ये क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 207 पे। कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द term 1 question paper. Okay, so next topic is organic farming is a farming system with the minimal or no use of chemical as fertilizers, herbicide, pesticide, and with a maximum input of organic manure, recycled farm waste, ठीक है, use of bioagents such as culture of blue green algae in preparation of biofertilizers, neem leaves or turmeric specifically in grain storage as biopesticide, with a healthy cropping system, mixed cropping, intercropping, and crop rotation is discussed below. These cropping system are beneficial in insect, pest, and weed control beside providing nutrients. इज़ दैट क्लियर? अब आगे हम बेटे इसके हमने कुछ पैटर्न्स पढ़ने हैं। इन्होंने हमें बताया है बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में, टर्मरिक के बारे में, नीम के बारे में। अब ये तो पहले तो बात हो गई कि हम फसलों को उगाएंगे कैसे, ठीक है। अब बात इसमें आ रही है स्टोरेज की। तो फसलों को हम स्टोर कैसे रख सकते हैं? होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कईयों के घर अगर कनक के ड्रम होते हैं, गेहूँ उन्होंने मतलब कनक उन्होंने रखी होती है, तो वो ड्रम के अंदर कुछ नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं ताकि उसको कीड़ा ना लगे, ठीक है। काफ़ी सारी जो हर्ब्स हैं उनको हल्दी के अंदर सिक्योर करते रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं, कीड़ा नहीं लगने देती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। ये बायोपेस्ट होते हैं, कीड़ा नहीं लगने देते उसको। मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए हमें, इंटर क्रॉपिंग करनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार 6 महीने में हमने गन्ना लगाया, 6 महीने में फिर हमने पोटैटोज़ लगाए, फिर हमने सब्जियां लगाई, फिर हमने दालें लगाई। तो इससे क्या होगा, हर तरह की जो क्रॉप है उस हर तरह का जो गुण है वो सॉइल के अंदर चला जाएगा। क्लियर? तो सॉइल हमारी और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, और ज़्यादा उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी सॉइल की, ठीक है। तो अभी हम इसका स्टार्ट करेंगे इरिगेशन से कि कैसे हमने उसको स्टार्ट करना है, इरिगेट कैसे करना है। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन फेड, that is success of crop in most areas independent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through the most of growing season। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वाटर के ऊपर। और इंडिया में आर्टिफिशियल वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, तो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा हुआ? रेन, ठीक है। मॉनसून की वेट करते हैं, पानी की वेट करते हैं फसलें लगाने के लिए। हैंस पुअर मॉनसून कैज कॉज क्रॉप फेलियर, अगर बारिश नहीं होती है तो वो उसमें उस साल जो है फसलें बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होती हैं। ensuring that the crop get water at right stages during their growth season can increase the expected yield of any crop। तो हमें पता होना चाहिए कि बारिश को टाइम टू टाइम बारिश के अकॉर्डिंग हमें अपनी फसलों को रखना चाहिए ताकि हमारी फसलें ख़राब ना हो। Therefore many measures are used to bring more and more agriculture land under irrigation। Clear? So India has a wide variety of water resources and highly varied climate। पानी जो इंडिया के अंदर है वो डिफरेंट जगह पे बहुत डिफरेंट होता है, क्लाइमेट बहुत अलग अलग होता है। अब जैसे हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो हमारे यहाँ 6 महीने सर्दी होती है, और नहीं सॉरी 6 महीने गर्मी होती है और 3 महीने ठंड के भी होते हैं, फिर मानसून भी होता है। पर साउथ में सिर्फ ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे बारिश होती है, गर्मी होती है। तो हमारे पूरे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट kind of irrigation system are adopted to supply water to agriculture land depending on its kind of water resources available। These include wells, canals, river and tanks। तो जिनके पास मानसून टाइम टू टाइम नहीं आता उन्होंने क्या है, आर्टिफिशियल वे में एग्रीकल्चर के लिए कुछ वाटर सोर्सेज अपने पास रखे हुए हैं, जैसे कुएँ बना दिए, कैनाल्स बना दिए, रिवर्स, टैंक, ठीक है। सो आगे इसके कुछ टॉपिक्स हैं बेटे, जस्ट हम रीड आउट करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। वेल्स, देर आर 2 टाइप ऑफ वेल्स नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। आप लोगों को पता ही होगा, एक तो वो बाल्टी से खींचने वाला होता है, एक दूसरा ट्यूबवेल होता है जो पंप लगा होता है उस पर खेतों के पास। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्राटा। ट्यूबवेल कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्राटा। फ्रॉम दीज वेल वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप फॉर इरीगेशन। इज दैट क्लियर? Second is canal. This is usually an elaborate and extensive irrigation system। In this system, canal receive water from one or more receivers or from river। receiver बेटे, river तो हो गई हमारे पास नेचुरली जो कुदरती नदी,
रिजर्वियर्स होते हैं जैसे डैम्स वगैरह के पास कुछ आर्टिफिशियल तरीके पे पानी हमने खड़ा करके रखा हुआ है, उसको हम रिजर्वियर्स बोलेंगे, तालाब जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल हैविंग अ फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेशन फील्ड, ओके। Second, third is river lift system. In area where canal flow is insufficient or irregular due to inadequate receiver release, the lift system is more rational. Water is directly drawn from the river for supplementing irrigation in area close to river. अब जिनके पास ये रिजर्वियर्स या कैनाल जैसा सिस्टम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, रिवर से डायरेक्ट जो पानी है वो खेतों पे लगा लेते हैं, ठीक है। लास्ट इज टैंक्स. These are small storage reservoir which intercept and store the run of smaller catchment areas. तो ये टैंक्स हो जाते हैं. रूफ टॉप टैंक भी हमने पढ़े हैं कई बार, जो बारिश के पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, फिर उन्हें ज़रूरत होती है तो रख लेते हैं, ठीक है ना। तो सड़कों के साइड में भी हमने एक टॉपिक आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो इस तरह के टैंक भी जो हैं वो बचा के रखते हैं पानी को, ताकि हम पानी को रिसाइकिल कर सकें, ठीक है। सो थर्ड इज़ क्रॉपिंग पैटर्न. क्लियर. अब इसमें आता है क्रॉपिंग का पैटर्न कौन सा है. जैसे मैंने आपको पहले हिंट बताया था ना कि क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं हम उसमें. जैसे जस्ट रीड आउट. डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. फॉर एग्जाम्पल वीट प्लस ग्राम, ये दोनों हमने गेहूँ और चना दोनों उगाए, और वीट प्लस मस्टर्ड जैसे गेहूँ और सरसों दोनों उगा सकते हैं, और ग्राउंडनट और सनफ्लावर, मूंगफली और सनफ्लावर जो है उसके पौधे. दिस रिड्यूस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स. तो ये रिस्क को भी कम कर देता है और हमें थोड़ा सुरक्षा देता है, कि मतलब हमें थोड़ा सा सिक्योर कर देता है कि अगर एक फसल ख़राब है तो दूसरी हमारे पास है, काइंड ऑफ, ठीक है ना. सो नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on same field in a definite patterns. इंटरक्रॉपिंग किसे बोलते हैं, एक ही खेत में 2 या 2 से ज़्यादा फसलों को उगाना सेम फील्ड में, तो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न के साथ. A few rows of one crop alternate with a few rows of second crop. For example सोयाबीन प्लस मेज़ अलग कर दिया, फिंगर मिलेट जैसे बाजरा और लोबिया अलग कर दिया. The crops are selected such that their nutrient requirement are different. This ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevent pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one group in the field. This way both crops can give better returns. Clear. जैसे देखो इंटरक्रॉपिंग की दी हुई है ना, सबसे ऊपर एक रो उन्होंने अलग फसल की बना दी है, सेकंड वाली उन्होंने 2 अलग से बना दी है, थर्ड वाली कुछ अलग से बना दी है. तो वो रो वाइज क्या है, एक ही खेत में 2 या 3 फसलों को एक ही टाइम पे उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है. Clear. So the growing of different crop on a piece of land in a pre-planned succession is known as crop rotation. Depending upon the duration, crop rotation is done for different crop combination. The availability of moisture and irrigation facility decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest. If crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in year with a good harvest. अगर crop rotation अच्छे से चली जाती है, मतलब वो उसको कोई नुकसान नहीं होता है, तो हम हर साल में 2 या 3 बार फसलों को उगा सकते हैं सेम फील्ड में, सेम लैंड पे. क्लियर बेटे. तो यहाँ पर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है इरिगेशन, क्रॉप पैटर्न, और मैंने मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी आपको बताया. टुडे वी आर कंप्लीटिंग आवर 4 टॉपिक्स. सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट और ये क्वेश्चन आंसर्स करवा के चैप्टर ओवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है. और इसके साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे. क्लियर. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी चैप्टर क्वेश्चनिंग या कुछ वर्ड नहीं समझ में आया, देन प्लीज़ डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर. और मैं पेज नंबर 207 पे जो क्वेश्चन है वो साथ में दे रही हूँ, तो वो अपनी कॉपी पे आप लिख भी लेना साथ के साथ. ओके. नोट्स अपने साथ के साथ कंप्लीट करो ताकि टर्म 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए सिलेबस को लेके. ओके. थैंक यू बेटा.